अब जो टॉपिक है हमारा वो है स्केबीज। और ये भी स्किन की कंडीशन है और इचिंग से रिलेटेड है ये भी। इसमें बस जो है छोटे छोटे दाने टाइप जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक्चुअली क्या है ये माइट्स जो होते हैं उनकी वजह से जो है ये फैलता है। और माइक्रोस्कोपी में जब इनको देखा जाता है तो इनकी 8 लेग्स होती है, मतलब 8 टांगे वाला ये छोटा सा जीव है, छोटा सा प्राणी है जो हमारी स्किन पे पनपता है, स्किन पे रिजाइड करता है, स्किन पे रहता है। एक्चुअली तो ये स्किन के अंदर हमारी एक थोड़ा सा अंदर घुस के वहां पे फिर एक टनल टाइप जो है बना लेता है, यानी कि स्किन के अंदर ये चलता है धीरे धीरे। ये बहुत छोटा सा कीट है, एक कीड़ा बोल सकते हैं, कीट तो ना बोले। वो स्किन के अंदर अपनी रेंगता है हमारे स्किन के अंदर, और फिर वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके अपने जो इसके अंडे भी ये देता है, और फिर उन अंडों में से फिर दूसरे इसके बीज निकलते हैं। इस तरीके से ये धीरे धीरे बहुत जल्दी से फैल जाता है। कंटेजियस है, पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है हो सकता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है, या वो खुजली जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है उसको ही हम इसके बीज बोलते हैं। लेकिन ये होता इस माइट्स की वजह से है। ठीक है। और वैसे तो ये पूरे हमारे पूरे बॉडी में कहीं भी जीवित भी रह सकता है, रिजाइड भी कर सकता है, अंडे भी पूरी बॉडी में कहीं भी दे सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे एरिया में ये ज्यादा देखने को मिलता है, जो एरिया जहाँ पे फोल्ड होते हैं, जहाँ पे ढका हुआ एरिया रहता है, ठीक है, फोल्डेड कवर एरिया रहता है, या फिर ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत टाइट क्लोज, जैसे बेल्ट वाला एरिया हो गया हमारा, वहां पे ये देखने को मिलेगा। ईशा मैम माइक ऑफ कीजिए अपना। तो ऐसे एरिया में ये जो है ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि बिटवीन द थाइज, अराउंड वेस्ट का एरिया हो गया, इनर साइड ऑफ एल्बो हो गई आपकी, ठीक है, और बेली बटन वाला जो एरिया है वो हो गया आपका, बेल्ट जहाँ पे पहन के रखते हैं पूरा दिन, ठीक है, जेनाइटल पार्ट्स हो गए हमारे, पूरा ग्रोइन का एरिया हो गया, बुटक्स के एरिया में भी देखने को ये जो है मिल सकता है। तो ऐसी जगह, हालांकि ये बैक में भी काफी जो है देखा जाता है, लेकिन इन एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगा। इस टाइप के छोटे छोटे से दाने इसमें जो है देखने को मिलते हैं। इनमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन भी कई बार देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी चीज है कि इनमें से थोड़ा सा वाटरी सिक्रेशन जो है मिलता है, और उस वाटर सिक्रेशन के साथ ही ये स्किन के एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं। हालांकि एनिमल एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो पेट डॉग्स और कैट वगैरह जो लोग घर में रखते हैं, उनसे ये ट्रांसमिशन एक दूसरे को जा सकता है। लेकिन मोस्टली जो ट्रांसमिशन है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ही होता है, और डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट से हो सकता है, और इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े पहनने से हो सकता है, या बहुत ज्यादा देर तक हाथ मिलाने से। ऐसी मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है स्किन कांटेक्ट से ये मोस्टली फैलता है। और ये ध्यान इसमें रखना है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से टनल बना के ही ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, और ऐसा करने की वजह से, ऐसे इरिटेशन होने की वजह से फिर वहां पे वही हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ठीक है, और हिस्टामिन का प्रोडक्शन मास्ट सेल के द्वारा, ऑटो इम्यूनिटी सॉरी इम्यूनिटी का वहां पे मास्ट सेल से हिस्टामिन, हिस्टामिन से ब्लड वेसल डायलेट, ठीक है, ब्लड वेसल डायलेट होने की वजह से इम्यूनिटी सेल्स का इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाना, वहां पे स्वेलिंग, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें वही जो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, फिर वही चीजें आएंगी, फिर स्किन का जो इचिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट भी इचिंग में होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस
सेंसरी नर्व्स के थ्रू हाइपोथैलेमस से ही चीजें वहां पे एक्टिवेट होती हैं। तो कई बार बहुत ज्यादा इचिंग में या स्कैबिज की इचिंग में भी हमें C1 का रोल भी देखने को मिल सकता है। और कई बार बहुत सारी जगह आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि ड्राई टाइप की इचिंग के लिए, इवन थोड़ी वेट इचिंग के लिए भी अगर C1 को आप 30 में यूज करेंगे तो इंटेंस इचिंग को कई बार वो कंट्रोल करने का काम करती है नर्वस सिस्टम के थ्रू। अच्छा, उसका कारण एक और भी है कि C1 में रस्टॉक्स भी होता है। वैसे तो पूरे C ग्रुप में रस्टॉक्स है, लेकिन C1 एक तो नर्वस सिस्टम पे तो जा ही रहा, लेकिन रस्टॉक्स भी एक टाइप से इचिंग को कंट्रोल करता है, ड्राई इचिंग को भी, या फिर ऐसी इचिंग को भी जहाँ पे जो इरप्शन है वो उसमें थोड़ा सा वाटरी डिस्चार्ज होता हो। हालांकि C3 में भी है, C5 में भी है, ठीक है, C4 में भी है, C1 में भी है, सब जगह रस्टॉक जो प्लांट है वो तो एडिड है ही। लेकिन क्योंकि C1 का यूज हम एक तरीके से नर्वस सिस्टम के थ्रू भी, जो वहां पे एक लूप बन गया है इचिंग का, उसको ब्रेक करने की कोशिश जो है करते हैं, जो सेंसरी नर्व्स के थ्रू, ठीक है, चीजें वहां पे पहुंचती हैं। तो ये एक तरीके से कंटेजियस डिजीज हो गई, और काफी जो है देखी जाती है। फैक्टर में इसके सबसे बड़ी तो गंदगी ही है। ऐसे लोगों के साथ रहना जिनको जिनमें ये इन्फेक्शन है, या ऐसे एरिया में रहना जहाँ पे माइट्स जो है, ऐसे लोगों के इन्फेक्शन ज्यादा देखे जाते हैं। और मोस्टली तो फैक्टर यही है। इसके अलावा लो इम्यूनिटी वाले लोगों को ये जो है हो सकता है, या फिर ऐसे लोग जो बहुत धूल मिट्टी में ऑफिस में रहते हैं, कपड़ों में पैक रहते हैं बहुत देर तक, बहुत टाइट कपड़े पहने रहने की वजह से। और सबसे बड़ी चीज और फैक्टर एक और भी है कि जब कपड़े लूज करते हैं ना रात को, और कपड़े उतारे जाते हैं, उन फोल्ड्स पे जो स्किन के फोल्ड्स हैं उन पे थोड़ी कोल्ड एयर लगती है, ठंडी हवा लगती है, तो ये इचिंग बढ़ जाती है। ऐसे वो लोग बोलेंगे कि कपड़े उतारते ही इचिंग बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में स्कैबीज वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे इरेप्शन है तो वो 100% वहां पे कंफर्म हो जाता है, और ऐसे इरेप्शन बहुत केसेस में आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। रिंग वर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं एक्जिमा की बात कर रहा हूँ, डर्मेटाइटिस की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इस टाइप के इरेप्शन की बात कर रहा हूँ। ऐसे ये साफ नजर आते हैं वहां पे कि ये स्कैबीज का इरेप्शन है। कई बार एक लाइन में भी ऐसे इरेप्शन होते हैं, जैसे आप इसमें भी देख रहे हैं कि ये यहाँ से चला और यहाँ तक एक लाइन में है, ये भी एक लाइन में दिख रहा है आपको। तो ये जो माइट्स हैं आपको, ठीक है, इन माइट्स के अंदर घूमने की वजह से, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने की वजह से भी इसके इरेप्शन वहां पे एक लाइन में या लीनियर वे में जो है, या एक सर्कल में, जैसे भी एक पाथ में बनते हुए दिख सकते हैं, जो कि डर्मेटाइटिस, ठीक है, या किसी भी दूसरी स्किन कंडीशन से एकदम अलग होंगे। हाँ, नाइट में, इवन इवनिंग में जब भी आप कपड़े उतारेंगे दिन भर कपड़े पहनने के बाद, तब ये जो है बहुत इंटेंस इचिंग वहां पे देखने को मिलती है। अब उस कंडीशन में हमें क्या रेमेडी सिलेक्शन करनी है, ये भी स्किन की सबसे ऊपर की लेयर की प्रॉब्लम है। तो S5 C5 का रोल यहाँ पे भी रहेगा, वर्वन का रोल भी रहेगा, वर्टू का रोल भी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इंट्रूडर, मतलब आउटसाइड से कोई लाइव पार्टिकल, लाइव सब्जेक्ट जो है हमारी बॉडी में है, ठीक है। तो जैसे वर्टू वॉर्म्स पे काम करता है, वैसे ही वर्टू एक्सटर्नली देने से इस पे भी काम करेगा। तो अब इसको मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। S5 C5 वर्वन WEG जी। फिर हमने वही लिया कि इसमें थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन फ्लूइड का है ही, वो हमें सुखाना है वहां से, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जी का यूज करना ही पड़ेगा। आप ऐसे यूज कर रहे हैं इसको, और कई बार वाई का यूज भी करना पड़ेगा। D10 में आप इसका यूज करेंगे। D10 से जैसे जैसे ठीक होता चला जाएगा, वैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे। D10 दे रहे हैं हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना,
कि जो मैं लगभग 15 दिन में 20 दिन में ये साफ हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर एकदम से आपको बंद नहीं करना है। आप चाहे तो डी10 से ठीक हो गया है, आप डी10 से सीधा डी6 पे आ सकते हैं 8 दिन के लिए। फिर डी5 के ग्लोब्यूल बना के उसको दे दो अगले 10-12 दिन के लिए, बस क्लियर हो जाएगा उसका इन्फेक्शन जो है। ऐसे दे सकते हैं। या फिर S3, वही क्रॉस वाला कॉम्बिनेशन, C5 war1 Y, D10 S5 C3 wan1 G, D10। ये 2 ड्रॉप भी आप बना के इसको दे सकते हैं। 2 ड्रॉप में थोड़ी फ्रीडम हो जाती है कि हम चाहे तो 1-2 रेमेडी और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मान लो अगर करनी है तो। अदरवाइज से चीजें वहां पे मैनेज हो रही है। बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग होने पे 2-3 चीजें और मैं आपको बताता हूँ। एलर्जी कंडीशन हो रही है कहीं पे, तो आप S1 को 30 में दे दीजिए ग्लोब्यूल, या डायरेक्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा C1 को 30 में ग्लोब्यूल्स दिया जाता है। C1 तो एक और स्पेसिफिक टाइप की इचिंग पे काम करता है। और जैसे कुछ लोगों को नहाने के एकदम बाद तेज खुजली जो होती है 1 मिनट तक या 2 मिनट तक, और इरप्शन तो कोई नहीं होता है, लेकिन कई बार रेडनेस देखने को मिलती है, बिल्कुल ड्राई इचिंग वहां पे होती है। हालांकि वो डिहाइड्रेशन की वजह से ज्यादातर होती है। पेशेंट को बोला जाए कि अच्छे से पानी 2-2.5-3 लीटर पानी दिन में पिए, और C1 के D30 के ग्लोबुल आपको, या 30 पोटेंसी के जो ग्लोबुल है वो बना के दे देंगे, तो ये वहाँ पे चीजें मैनेज हो जाती है। इसके अलावा WAN130 में भी अच्छा रोल प्ले करता है। ग्लोबुल दे दो या डायरेक्ट दे दो, ग्लोबुल को मैं हटा ही देता हूँ, कैसे भी आप देंगे ये काम करेगा। इवन तीनों को मिला के भी दे देंगे, S1 C1 WAN1 की एक ड्रॉप बना के इचिंग के लिए, तो ये भी जो है इचिंग को, इंटेंस इचिंग को जो है कंट्रोल करती है नर्वस सिस्टम के थ्रू भी। S1 C1 WAN1 तीनों को भी आप देंगे, तीनों को इकट्ठा देंगे तो भी अच्छी ड्रॉप जो है बन जाएगी। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। A2 S5 C5 एक्सटर्नल तो लगभग स्किन का एक जैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाता है। war2 APP Y जी, दोनों ऐड कर दो कोई दिक्कत नहीं है। D4 नीम ऑयल में बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। और अब बिल्कुल साफ आपको नजर आ गया कि ये माइट्स ही हैं और ये स्कैबीज ही हैं। तो आपको मैं बताऊं, नीम ऑयल में अगर आप 30 ml नीम ऑयल में अगर आप लगभग 10 ग्राम, 10 ग्राम ओनली सल्फर आता है, पहले भी बताया था मैंने, आंवला सार गंधक, ठीक है। इसको अगर आप इसमें ऐड कर देंगे, अच्छा नीम ऑयल होना चाहिए आपके पास। नीम ऑयल नहीं मिल रहा है, भरोसा नहीं है, तो आपकी नीम की पत्तियों को कूट पीस के और 100 ml ऑयल में अच्छे से उबाल लीजिए और उसको छान लीजिए, वो आपका नीम ऑयल बन गया खुद का। तो नीम ऑयल में आपको 10 ग्राम आंवला सार गंधक डाल के पहले उसको अच्छे से मिला लेना है। मिला के उसको अच्छे से उसको अच्छे से मैश करेंगे ऑयल में, और अच्छे से ऑयल में मैश करके वो जब मिक्स हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा, आप उसको फिल्टर करके छान के अलग रख लीजिए। मतलब ये आपका नीम ऑयल तैयार हो गया स्कैबीज के लिए भी, और ये किसी भी टाइप की जो नॉर्मल इचिंग है उन सब पे ये काम करेगा, इवन फंगल इन्फेक्शन पे भी काम करेगा। बस सोरासिस और एक्जिमा में आपको वो नहीं देना है, गंधक वाला जो तेल है उसको आप जो है किसी भी टाइप के नॉर्मल इचिंग और नॉर्मल डर्मिटाइटिस, फंगल इन्फेक्शन और आपका स्कैबीज, इन सब में आप इस ऑयल का बेस बना के इसको, और इसमें ये मेडिसिन D4 में ऐड करके देंगे, तो बहुत जल्दी से ये एपीपी को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे S5 और एपीपी को, क्योंकि हमें बिल्कुल ऊपर की लेयर पे काम करना है। और एपीपी जब जाता है वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को जो है मैनेज कर सकता है। वर्ड टू इसमें इनको जो एक तरीके से पैराजाइट्स ही हैं ये,
माइट जो है इनको बहुत जल्दी से वहां पे खत्म करने का काम करेगा, और जो एग्स वगैरह उनके बन रहे हैं उनको भी ये बहुत जल्दी से खत्म कर देगा। नीम ऑयल होना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। नीम के से जो स्कैबीज है वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, अंडे भी बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए नीम ऑयल इसमें बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा आज का सेकंड प्रोटोकॉल। अब किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सर मेलाज्मा का थोड़ा सा क्लियर करिए सर। बताइए क्या करूं। क्योंकि मेलाज्मा का तो एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है सर, बस इतना ही जानते हैं। बहुत डॉक्टर सारी दवा चीजें। खिलाएगा, क्रीम लगवाएगा, आप तो बहुत उससे सर ज्यादा कुछ होता नहीं। जैसे ही छोड़ता है फिर से हो जाता है। मेलाज्मा सनस्क्रीन का क्रीम छोड़िए, लगाएगा। बहुत सारी चीजों का इलाज नहीं है। बाकी आपको क्या पूछना है ये बताइए। तो इससे 100 इसको D4 में, जैसे D6 से D7 में जाएंगे या D6 से D5 में आएंगे सर फर्स्ट? देखो स्किन डिजीज है, ऊपर की तरफ जाओ नीचे हाँ से तो ज्यादा अच्छा है। सर, मतलब D6 टू D7 जाएंगे, फिर D8 जाएंगे, D9 जाएंगे, D10 जाएंगे, ऐसे ही तो? हाँ हाँ प्रत्येक महीना इसका डायल्यूशन चेंज करेंगे सर। बिल्कुल। दूसरी बात है सर कि ये इसमें D4 जो है सो रोज वाटर में ही सिर्फ बनाया जाए तो कैसा रहेगा सर? हाँ ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बात है कि बिलरुबिन रहे चाहे ना रहे, ये आपका लीवर मिक्सचर मैं देते रहूं ना? हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, फायदा ही होगा। फायदा है। कितने दिन तक देना है सर इसको? जब तक ठीक ना हो। अच्छा, लगातार भी चले पेशेंट को तो कोई छह दिक्कत महीना नहीं है? भी 6 महीना भी दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कॉम्प्रेस D4 का कॉम्प्रेस कैसे देना है सर? लीवर पे देना है, ये लीवर के लिए है जिनका क्लियर हो गया कि लीवर की वजह से है। क्या सर? जिनको बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है उनको लीवर पे देना है ये कॉम्प्रेस। देखिए आजकल तो बच्चा लोग को भी इधर हो जाता है ना, तो बच्चा लोग को क्या है नहीं है, हो सकता है कि खाना वाना गलत खा से, पिज्जा बर्गर खाने से भी सब हो सकता है, मे भी। और हाँ लेडीजों तो को तो खास करके हो ही जाता है सर, लेडीज को तो एकदम समझिए कि हो ही जाता है आजकल। मैं बोल रहा हूँ लीवर कॉम्प्रेस केवल उन्हीं को देना है जिनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन लीवर मिक्सर सभी को दे सकते हाँ हैं? लीवर मिक्सर सभी को दे सकते हैं। और ऊपर 1 नंबर और 2 नंबर का, 1 नंबर 2 नंबर प्रोटोकॉल चला दे, लीवर मिक्सर सिर्फ चला दे, इतना में काम हो जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल अगर बिलिरुबिन नहीं बढ़ा हुआ है तो? हो जाएगा, हो जाएगा। वो कितना दिन ज्यादा में इसका रिजल्ट आने लगता है? वो ज्यादा स्थिति खराब है तो वेन 200 को वीकली दे सकते हैं आप, सॉरी डेली दे सकते हैं कुछ दिन, या 1000 को वीकली दे सकते हैं। इसको भी लिख दीजिए ना सर, लिख दीजिए ये, तो याद रहेगा सर। When 200,000। बिल नंबर 49 में 1429 का बिल बना दें। बोले किसी को पूछना है तो फिर, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ। सर हाँ जी बोलिए। सोमो LDA। अरे माइक्रोफोन तो बंद कीजिए सर। जिसको पूछना है केवल वो माइक ऑन कीजिए, बाकी माइक ऑफ कर लीजिए अपना। सर ये जैसे आप एक कितने दिन में रिजल्ट आने लगते हैं सर? जल्दी आ जाते हैं सर, 10-15 दिन नंबर में 50 रिजल्ट। में 40, 15 दिन 20 दिन में? हाँ हाँ 15 दिन से पहले ही आ जाएंगे सर। ठीक है सर। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे कुछ दिया जा सकता है इसमें क्या सर? अरे दे दीजिए सर, आपकी मर्जी है। लीवर ड्रॉप तो एंटीऑक्सीडेंट है ही, नहीं आपको है। पता है ना। कौन सा सर? लीवर लिवर ड्रॉप जब ड्रॉप? लीवर ड्रॉप जब आप दे रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्या है सर। कोई बात नहीं सर, मैं अपना कंफ्यूजन दूर कर एंटीऑक्सीडेंट जो दूँ। है वो क्या करेंगे, लीवर लीवर सेल पे ही तो फर्स्ट काम करता है। 50 में 40।
हेलो सर। हाँ जी सर। सर मैंने आपको आज एक रिपोर्ट सेंड की थी वीट एलर्जी की। हाँ हाँ, सीलियक डिजीज की भेजी थी आपने। हाँ जी सर। मैंने लिख सर दिया, आप जैसे, देखिए जाके पोस्ट में अपनी। हाँ जी सर देख लिया मैंने। हाँ जी। ये सर अंतड़ियों को इफेक्ट करती है ज्यादा, छोटी आंत को हाँ बिल्कुल, कि लिवर? दोनों को करेगी सर, पहले तो आंतों में ही करेगी, उसके बाद लीवर पे भी जाएगी। जी सर। साथ में सर फिर लिवर ड्रॉप भी चला हाँ दें? बिल्कुल चलाइए लीवर ड्रॉप। लीवर ड्रॉप तो आप नॉर्मल किसी भी पेशेंट को, जो रेगुलर भी हैं आपके, उनको चलाते रहिए, जी किसी भी जी प्रोटोकॉल सर। के साथ चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपने फीवर ड्रॉप बताया था, उसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, सभी पेशेंट में आ रहे हैं। हाँ सर, बहुत बढ़िया, पैरासीटामोल की हाँ तरह जी। काम करती है वो। जी क्या सर, क्या बोले सर? फीवर का फॉर्मूला जो बताया था ना, फीवर का। सर अच्छा। सर हाँ जी। हेलो सर, ये जो आपने डी कैन बताया 20 to 30 ml डालने से तो डाइल्यूट हो जाता है। हाँ अगर जी ये आरएस बेस हो तो भी ये डाइल्यूट हो जाएगा, अगर स्टोक ना दे तो? सर, फिर वही चीज है ना, मैंने पढ़ाया भी था। अगर आप स्ट्रोक नहीं दे रहे हैं तो डाइल्यूट तो हो ही रहा है ना। स्ट्रोक देने से क्या होता है सर? स्ट्रोक देने से केवल डायनामाइजेशन होता है, पोटेंसी बनती है स्ट्रोक देने से। स्ट्रोक देने से कोई भी व्हीकल जो है वो पोटेंटाइज होता है। अब आप ये बताइए मुझे, एक चम्मच चीनी को आपने एक गिलास में घोल दिया, उससे कुछ मीठापन आएगा। फिर उस गिलास से एक चम्मच निकाल के, या उस गिलास से आधा गिलास निकाल के दूसरे गिलास में पूरे में आपने डाल दिया, तो उससे मीठापन आगे जाके कम हो जाएगा ना। यानी कि जो मेडिसिन की वैल्यू है, जो विस्कोसिटी है, वो डाउन हो रही है ना उसकी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आरएस से बना हुआ वो तो डाइल्यूट नहीं होती है ना, आरएस और वाटर। सर, अगर आरएस की बनी डाइल्यूट नहीं हो रही है तो आप आरएस क्यों दे रहे हैं, ये बताइए मुझे आप। मेरा एक्चुअली D3 अगर बना हुआ आरएस तो उसको जब हम अब आगे देखो, दो चीजें बढ़ाएंगे। अलग अलग हो गई ना। या तो हम ये ऐसा देखते हैं केमिस्ट्री में कि आपने डिस्टिल वाटर में बनी मेडिसिन आरएस में डाल दी, ठीक है, तो वो जब तक आप उसको हिलाएंगे नहीं तब तक वो मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी है वो आरएस में नहीं जाएंगी। आपको, आपने 10 बार भी हिला दिया। अब होम्योपैथी में कौन 100 स्ट्रोक देता है? केवल 10 स्ट्रोक देते हैं। लेकिन जब आपकी मेडिसिन भी आरएस में बनी है, आपका व्हीकल भी आरएस ही है, तो वो तो मिक्स हो जाएंगे ना डालते ही। वो ठीक है, दोनों की, मेडिसिन की और आरएस की विस्कोसिटी अलग अलग है, लेकिन आप उसे 10 बार, 5 7 10 बार तो हिलाएंगे ही ना मेडिसिन को। नहीं हिलाएंगे तो भी दिक्कत है, नहीं हिलाएंगे तो मिक्स नहीं होगी, मेडिसिन सही नहीं जाएगी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी। सर एक लड़की 18 इयर्स की, उनको सर 2 महीने से पीरियड नहीं हो रहा है, तो मैंने दिया सर उनको A1 S1 C1 F1 RE। हाँ सर, ये फर्स्ट डायलूशन में दिया हूँ मैं सर। 19 से दिया? नहीं सर, 147 से सर। 19 से दो, वैन वन भी ऐड कर दो 19 उसमें, वैन वन ऐड वैन करके 1 19 से दो। ठीक है सर, ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग। सर मैं आपको फीडबैक देने के लिए बात कर रहा हूँ सर। जो सर आपके बुक में स्टेबिज का फॉर्मूला है सर, हाँ जी। उसको मैं यूज किया अभी पिछले वीक पेशेंट आए थे सर स्टेबिज की डिसीज लेके, हाँ जी। और उससे बेटर रिजल्ट मिला सर। 10 दिन में प्योर हो गई पेशेंट। और वेरी गुड सर, सर वेरी गुड। साथ में सर S130 में चलाया था मॉर्निंग में, अच्छा, बिफोर S1 बिफोर हाँ जी। S130 बिफोर मिल्क सर, भाई किसका है यार? मॉर्निंग चलाए थे।
तो सर इसमें इनको काफी बेहतर रिजल्ट मिला सर। और S3 और C3 वन ड्रॉप सर नाइट में दिया था सर, ताकि उनको ईचिंग में रिलीफ मिले। तो फर्स्ट दिन से ही ईचिंग में काफी रिलीफ मिला सर। जी जी जी, बढ़िया सर बढ़िया। इसीलिए तो हमने यहाँ पे भी ये क्रॉस कर दिया ना, S3 के साथ C5, S5 के साथ C3। जी सर। सर S3 C3 वर्वन और Y सर 1 ड्रॉप 100 ml डिस्टिल वाटर, प्योर डिस्टिल वाटर में सर यूज किया था सर, उससे अच्छा फीडबैक मिला सर। हाँ सर, अब मैंने ग्रुप में भी आज डाला है कि स्किन डिजीज में जब आप 100 ml में 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डालते हैं तो उसका रेशियो जो है वो 199 या उससे ऊपर हो जाता है। मतलब 19 ना होके 147 ना होके जो रेशियो है वो 199 या 1999 हो जाता है, और वो बहुत डीप में स्किन में का बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ जी सर, बट एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा सर कि जैसे स्किन डिसीज कोई भी हो सर, प्योर डिस्टिल वाटर में ज्यादा अच्छा वर्क करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर RS बेस्ड रहती है मेडिसिन तो थोड़ा सा उसकी ज्यादा बढ़ जाती है सर। हाँ, आरएच जो है आरएच जो है इरिटेट कर देता है। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर जी।